नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। आज की इस क्लास में हम लोग बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं, जो रीट में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और साथ में हम लोग थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि प्रश्न केवल ये नहीं है, इनके ऑप्शंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। 3 से 4 सिद्धांत हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसे कंप्लीट करने के बाद में वो क्लास भी देख लेना। लास्ट में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी एक बाल विकास का सिद्धांत ही है। और इसके जो प्रतिपादक थे वो यूरी ब्रोनफेनब्रेनर थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे ने बाल विकास में बहुत सारे सिद्धांत दिए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, नैतिक विकास सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये मैंने ऑप्शन एनालिसिस करके आपको बता दिया है। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और पहला प्रश्न जो हमारा सामाजिक संवेगात्मक विकास सिद्धांत का था, इसको याद रखिएगा। और इसका एक अन्य नाम भी है पारिस्थिति परक सिद्धांत, तो वो भी याद रखिएगा। अगले में मैंने शायद डाला, जी हाँ। पारिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार बालक किस प्रकार सीखता है? एक मिनट, हाँ। पारिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार बालक किस प्रकार से सीखता है? देखिएगा, पारिस्थिति परक सिद्धांत वो ही है अभी जो हमने ऊपर पहले प्रश्न में सिद्धांत पढ़ा था, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर का। ये वाला सिद्धांत सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, यही सिद्धांत है। कौन सा? पारिस्थिति परक सिद्धांत, ठीक है। उसी का एक दूसरा नाम है। इस सिद्धांत में बालक के सीखने के लिए कुछ बताया गया है, वो ही पूछा गया है कि बालक किस प्रकार से सीखता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि यूरी ब्रोनफेनब्रेनर के अनुसार बालक किस प्रकार से सीखता है। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक वातावरण के साथ में अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है और अपने अनुभवों को मतलब संकलित करता जाता है और उन्हीं से सीखता चला जाता है। मतलब आप लोग बालक, मान लीजिए आप अपने आप को एक बालक समझिए, फिर आप लोग वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करेंगे। मतलब आप लोग देखेंगे अपने चारों ओर कि क्या वातावरण में किस प्रकार से क्या घटनाएं हो रही हैं। फिर आप अपने अनुभवों से एक नियम बनाएंगे और उन्हीं से फिर अपना जो ज्ञान है वो ग्रहण करते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो बालक पारिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। देखिए, अगर आप लोग पहली बार ही जो टॉपिक है ये पढ़ रहे हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वरना अगर आपको केवल प्रैक्टिस सेट के तौर पे ये पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अनुकरण के द्वारा बालक इसमें नहीं सीखता इस सिद्धांत में। पुस्तकों के द्वारा बालक को स्टार्टिंग में तो पुस्तक पढ़ना भी नहीं आती। इंद्रियों के द्वारा भी सिद्धांत में नहीं सीखता है, ठीक है। तो अंतःक्रिया के द्वारा बालक इस सिद्धांत में सीखता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। और प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है? द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए, ये एक बुक है द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पुस्तक के राइटर कौन थे, इसके बारे में पूछा है। तो इसको तो आप लोग डायरेक्ट याद ही रखेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं वो यूरी ब्रोनफेनब्रेनर ही है, क्योंकि इन्होंने जो अपना सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर मैं बोलूँ पारिस्थिति परक सिद्धांत दिया, पारिस्थिति परक जो सिद्धांत दिया वो इसी पुस्तक में दिया था, ठीक है। वो इसी पुस्तक में सिद्धांत दिया था। क्लियर है इतना? अगले प्रश्न पे चलेगा। अगले प्रश्न पे अगर आप लोगों को आंसर पहले से ही आता है, मेरे से पहले से, तो आप लोग ऑप्शन मतलब जो भी आंसर हो उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। यूरी ब्रेनर ने कितने मंडलों की चर्चा की है? देखिए, इस सिद्धांत में बालक को प्रभावित करने वाले कुछ एक मंडल बताए हैं। तो उसमें यूरी ब्रेनर ने टोटल 5 मंडल बताए हैं और इसका आंसर 5 होगा, जिसमें जो मंडल है वो बालक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उनकी चर्चा की गई है। क्रम से है, जैसे पहला मंडल है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, दूसरा उसके बाद में तीसरा, इस प्रकार क्रम से है। तो चलिए उन मंडलों की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। और वो जो मंडल बताए गए हैं वो 5 मंडल है, जो कि आपकी स्क्रीन पे अब है। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल और घटना मंडल। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य, वृहत व घटना मंडल।
अब इसमें कौन कौन से कारक सम्मिलित है उनकी चर्चा करें तो देखिएगा, लघु मंडल में बालक के माता, पिता, शिक्षक, साथी, जो मतलब संगी साथी, साथ में जो मित्र है वो, तो ये सारी जो बालक को डायरेक्ट मतलब टच में होते हैं, जो बालक के डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, वो सारे जो कारक हैं वो लघु मंडल में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। मध्य मंडल की चर्चा करें तो मध्य मंडल में किन कारकों को सम्मिलित किया गया है? मध्य मंडल में लघु मंडल के जो कारक है, लघु मंडल के कारकों के जो आपसी संबंध है उन्हें सम्मिलित किया गया है। आपसी संबंध, आपसी संबंध किस प्रकार से? जैसे माता पिता है उसके शिक्षक के साथ में किस प्रकार के संबंध है, या फिर माता पिता के साथी के साथ में बालक का कोई मित्र है, माता पिता उसे पसंद नहीं करते, तो ये घटना भी बालक को प्रभावित करती है, जो कि मध्य मंडल में सम्मिलित की जाती है। ठीक है, क्लियर है। बाह्य मंडल की चर्चा करें तो बाह्य मंडल में कौन से कारक आएंगे? बाह्य मंडल में अप्रत्यक्ष रूप से जो बालक को प्रभावित करते हैं जो भी कारक, वो सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे जो पड़ोसी हो गया, जनसंचार हो गया, माता पिता का कार्यस्थल हो गया, माता पिता का ऑफिस। ठीक है, इस प्रकार के जो कारक आते हैं जो मतलब बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वो बाह्य मंडल में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। अब अगला जो मंडल आता है वो आता है वृहत मंडल। देखिएगा, वृहत मंडल क्या है? वृहत मंडल की बात करूं तो वृहत मंडल में जो मूल्य होते हैं, समाज में जो मूल्य होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज, जो समाज में परंपराएं होती हैं आदि, ये सारी घटनाएं बालक को मध्य वृहत मंडल या चौथे नंबर पर प्रभावित करती है। एक अंतिम मंडल बचता है जो है घटना मंडल। घटना मंडल में जीवन क्रम की जो घटनाएं हैं वो सम्मिलित होती है। जैसे माता पिता का किसी कारणवश तलाक हो जाए, ठीक है, तलाक, या फिर कोई आर्थिक आघात बालक को लगे, आर्थिक आघात, तो ये सारी घटनाएं घटना मंडल में सम्मिलित की जाती है जो बालक को प्रभावित करती हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा यूरी ब्रेन फ्रेन ब्रेनर का जो सिद्धांत है, पारिस्थितिक परक सिद्धांत, या फिर मैं कहूँ संज्ञानात्मक संवेगात्मक सिद्धांत, ठीक है, माफ कीजिए सामाजिक संवेगात्मक सिद्धांत, तो आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रश्न आपका नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर से आंसर दूंगा। चलिए अगले सिद्धांत के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अगला सिद्धांत देखेंगे क्या है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, एक सिद्धांत आता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, किसके बाद में? सामाजिक संवेगात्मक सिद्धांत के बाद में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, हम बात करें तो जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक है वो जीन पियाजे भी है और वाइगोत्स्की भी है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब जो सिद्धांत दिया वो एक ही साथ में दिया, इन्होंने अपना अलग सिद्धांत दिया, इन्होंने अलग दिया, लेकिन दोनों ने नाम सेम ही रखा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आप लोग एक का नाम नहीं ले सकते ना कि इसमें कौन से का पूछा गया है, तो आप लोग दोनों करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो ए व बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे और प्रश्न संख्या 6 का हल देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 की बात करूं तो कौन सा नाम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में सबसे पहले ही इसकी बात करूं तो प्रश्न में एक चीज ऐड कर लीजिए, जीन पियाजे की बात हो रही है, वो वैसे भी समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि इसमें से 3 नाम उसी के सिद्धांत के मतलब उन्हीं के सिद्धांत के नाम है। देखिएगा, इनमें आप लोगों को बताऊं तो ये जो सिद्धांत है इसमें जीन पियाजे ने क्या किया है, इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने, एक सेकेंड ना, इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं बताई हैं। तो आप लोग उससे अंदाजा लगाइएगा कि सबसे पहले तो विकास के बारे में चर्चा की है तो इसे विकासात्मक सिद्धांत तो हम लोग कहते हैं। दूसरा, अवस्थाएं बताइए, अवस्था का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और विकास की अवस्थाएं बताइए तो विकास की अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए, पारिस्थितिक परक सिद्धांत तो सामाजिक संवेगात्मक सिद्धांत था, इसका नाम नहीं था, तो आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये इसका अन्य नाम नहीं है। क्लियर हुआ आपको? आगे चले प्रश्न संख्या 7 पे बढ़े, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं हो तो। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। ठीक है, देखिएगा,
वह स्थायी ज्ञान जिसे व्यक्ति वातावरण से ग्रहण करता है कहलाता है। देखिए, जीन पियाजे ने कहा था कि बालक जो है वो अपना ज्ञान है वो वातावरण से ही ग्रहण करता है। तो जो ज्ञान बालक वातावरण से ग्रहण करता है और वो ज्ञान अगर स्थायी हो जाए तो उस स्थायी ज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, जीन पियाजे ने क्या बताया है। देखिए, विकास तो हम लोग नहीं कहेंगे, विकास का अर्थ तो मैंने आपको बताया है। वृद्धि जो है वो शारीरिक पक्ष से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। संक्रिया तो वैसे भी नहीं होना, संक्रिया का मतलब तो ऑपरेशन होता है, कोई भी मैथ्स में संक्रिया वगैरह करते हैं वो होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो संज्ञान होगा। जीन पियाजे ने संज्ञान कहा है, जीन पियाजे ने, ठीक है। क्लियर है इतना। और जब ये पूरा ज्ञान है, ये सब जितना भी ज्ञान हम लोग एकत्रित करते हैं और उसका जो संगठन है उसको हम लोग स्कीमा कहेंगे जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 पे अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड ना, प्रश्न संख्या 8 को अगर देखें तो क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। देखिए, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसकी चर्चा हो रही है, जीन पियाजे के सिद्धांत की चर्चा हो रही है, पहली बात तो। उसके बाद में इसमें अवस्थाएं कितनी बताई गई है, इन्होंने कुछ विकास की अवस्थाएं बताई थी, मैंने आपको कहा था। तो इन्होंने कुल 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की, और 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें से जो तीसरी अवस्था है उसके 2 प्रकार थे, तो उसको हम लोग सब टाइप्स मानेंगे। ऐसे नहीं कि मूल तो 4 ही थे, तो 4 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक कौन सी अवस्था होती है। देखिए, जो 4 अवस्थाएं थी वो यही थी, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है। अब देखिए, आयु की बात करें तो आयु अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, संवेदी पेशी अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष के जो बालक होता है उसको हम लोग उसमें सम्मिलित करते हैं। उसके बाद में जब बालक 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जीवन जीता है तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीता है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, तथा 11 वर्ष के पश्चात जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, 11 वर्ष के पश्चात, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसे भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है हमारा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, माफ कीजिए, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा होता है वो अंतर्दर्शी अवस्था होता है, अंतर्दर्शी अवस्था, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 2 भाग है और प्रश्न पूछे जाते हैं इस सिद्धांत से, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और इसी सिद्धांत के एक आध प्रश्न और हल करते हैं। तो इसी सिद्धांत में जो जीन पियाजे उन्होंने कहा था कि बालक जो अपना पहला सार्थक शब्द है वो कब बोलता है। ऑप्शन ए 6 माह की उम्र में, ऑप्शन बी 12 माह की उम्र में, ऑप्शन सी 3 वर्ष की उम्र में और ऑप्शन डी 2 वर्ष की उम्र में। बताइएगा जरा, बालक जो है वो अपना पहला सार्थक शब्द कब बोलता है। आप लोग मतलब सोचिएगा, देखिए, आप लोग प्रश्नों को इस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बालक होगा आपके आसपास में घर के, तो उसको एनालिसिस करिएगा कि 6 माह की उम्र तक तो उसे बोलनी भी नहीं आती ढंग से, ठीक है। उसके बाद में सार्थक शब्द की चर्चा हो रही है, ऐसे तो बालक कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन सार्थक शब्द 6 माह की उम्र तक तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। 3 माह की उम्र हो जाती है ज्यादा, क्योंकि 3 माह तक के बच्चे को हम लोग जो पूर्व विद्यालय अवस्था उसमें भेजते हैं, मतलब जो LKG UKG जो हमारी आंगनवाड़ी का प्रचलन जो सरकारी विद्यालय में उसमें भेजने लगते हैं, तो उसको बोलना तो सीख जाता है वो। तो 3 वर्ष की अवस्था ज्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और पहला सार्थक शब्द जो है वो बालक 12 माह की उम्र में, या मैं कहूँ 1 साल की उम्र में बोलता है। क्लियर है। क्लियर है। इसे हम लोग भाषा की जो सिद्धांत आएंगे उनमें भी पढ़ेंगे, बट याद रखिएगा कि जो पहला सार्थक शब्द है वो बालक 1 साल की उम्र में बोलता है, और प्रश्न पूछा जाता है ये वास्तविक रूप में, ठीक है। एग्जाम्स में प्रश्न ये आता है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 11 कि जीववाद किस अवस्था में पाया जाता है। जीववाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब गुड्डा है या गुड़िया जो भी है, ठीक है, गुड़िया है और वो मतलब निर्जीव है, पहली बात तो निर्जीव है, लेकिन बालक क्या करता है, उसे सजीव मानकर उसे अपना मित्र बनाकर खेलता है साथ में, ठीक है। या फिर या फिर आप लोग जैसे बच्चे की बातें सुनोगे ना, तो देखिए आप वो बोलेंगे आपको कि ये ना, ये सूरज है, ये मेरे साथ साथ में चल रहा है, ऐसा मतलब ड्राइंग भी बनाएंगे कि ये मुस्कुरा रहा है। तो वो सारी चीजें, जैसे सूरज है वो निर्जीव ही तो है, लेकिन उसको सजीव मानता है, उसको जीव मानता है, तो वो घटना होती है जीववाद। तो वो घटना किस अवस्था तक पाई जाती है, तो जीववाद जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक पाई जाती है, 7 से 11 साल की जो एज होती है। लेकिन इसमें भी
अगर ज्यादा ही डिटेल में पूछ ले तो प्राग संप्रत्यात्मक जो अवस्था होती है पहली जो मैंने बताई थी उसमें पाई जाती है। ठीक है, आगे चले, आगे चले क्या। और एक चीज और, प्राग संप्रत्यात्मक जो अवस्था होती है, माफ कीजिएगा, आई थिंक हमने गलत किया है जी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको दो भागों में बांटते हैं। हाँ, क्योंकि ना इसकी जो प्राक संप्रदात्मक अवस्था है 7 से 11 तक बालक समझदार हो जाता है, उसमें जीववाद नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार रुकिएगा, अगर कोई स्किप करके गया है तो मतलब पिछले वाले वीडियो के बाद में स्किप किया गया है तो क्या ही कर सकते हैं। बट अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि जो प्राक संप्रदात्मक अवस्था है वो 2 से 4 साल तक होती है। तभी मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मतलब मूर्त तो 7 से 11 होती है, तो 2 से 4 साल तक जो बालक होता है उसमें जीववाद पाया जाता है। ठीक है, और जो अंतर्दर्शी अवस्था है वो 4 से 7 साल तक पाई जाएगी। ठीक है, तो वो मतलब क्लियर कर लीजिएगा, अगर किसी ने गलत पढ़ा हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। देखिएगा 12 में क्या दिया है, समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों, विचारों एवं अवधारणाओं का सहारा लेना क्या कहलाता है। अगर आप लोग कोई समस्या समाधान करते हैं और अपने जो पूर्व के अनुभव हैं, पूर्व के जो विचार हैं या कोई अवधारणा है उसका सहारा लेते हैं तो क्या कहलाता है। स्कीमा तो मैंने आपको बताया, वातावरण के द्वारा अर्जित स्थायी ज्ञान का जो संगठन होता है वो स्कीमा कहलाता है। समावेशन की बात करें तो समावेशन, एक बार रुकिएगा, समायोजन की बात करें तो समायोजन जो होता है एडजस्टमेंट होता है वातावरण के साथ में, मतलब एडजस्ट करना होता है, उसे हम लोग आगे एक अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन समायोजन ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, संतुलन बिल्कुल भी नहीं होगा, संतुलन किन्हीं दो चीजों के बीच में बनता है। ठीक है, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। अब बात करें समावेशन की तो इसका आंसर समावेशन होगा, क्योंकि पूर्व के जब अनुभवों का हम लोग सहारा लेते हैं किसी समस्या का समाधान करने में, और अवधारणाओं का या फिर किसी अवधारणा या विचार का सहारा लेते हैं तो उसे हम लोग समावेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है और वो ही है जो जीन पियाजे का सिद्धांत हम लोगों ने, देखिएगा यहाँ एक देखा था हम लोगों ने, एक बार आपको मैं कंफर्म करवा देता हूँ जी। हमने कहाँ पढ़ा था जी। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, मैंने आपको कहा था कि कितने जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने दिया, तो उन्होंने दो ने दिया, एक तो जीन पियाजे थे और एक वाइगोत्स्की थे। ठीक है, यही बताया था हमने, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो एक तो जीन पियाजे थे और वाइगोत्स्की थे। ठीक है, लेकिन हमने जो जीन पियाजे का सिद्धांत उसमें क्या पढ़ा, उसमें 4 अवस्थाएं पढ़ी, 2 सब अवस्थाएं पढ़ी, और उसके बाद में उनकी विशेषताएं देख ली कुछ, तो वो सब पढ़ लिया। लेकिन लेव का वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, डाउट मत पैदा करिएगा, आगे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो उन्होंने एक अवधारणा दी, जेडडीपी। तो जेडडीपी की अवधारणा किसने दी, वाइगोत्स्की ने दी। पहली बात तो किसमें दी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। क्लियर है, जेडडीपी होती क्या है हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसी क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ा एक बार धैर्य रखिएगा। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला सामाजिक कारकों का, दूसरा संस्कृति का, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए मैं आपको बोलूं तो पढ़ने को तो दोनों का पड़ता है, आपको सबको पता है कि बालक अलग अलग तरीके से विकसित होता है, जिस प्रकार का उसका सामाजिक कारक, मतलब जो समाज में रहता है, या जिस प्रकार की उसकी संस्कृति है। लेकिन पूछा किसके अनुसार है, वाइगोत्स्की के। तो आप लोग ऐसे ही आंसर नहीं दे सकते, आपको सिद्धांत आना चाहिए। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक का जो मतलब विकास है वो एक तो सामाजिक कारक पर भी निर्भर करेगा और संस्कृति पर भी करेगा, उस पर भाषा का भी प्रभाव पड़ेगा, और जेडडीपी जो है, जेडडीपी या इसके फोल्डिंग वगैरह जो शब्द है उनका भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी चर्चा करेंगे हम लोग, डोंट वरी। ठीक है, और एक होता है मोर नॉलेजेबल अदर, एम के, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगले ही स्लाइड में देखेंगे, बट एक बार धैर्य रखिए। और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए व बी दोनों। क्लियर है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे और पढ़ते हैं जेडडीपी क्या होती है। देखिएगा, जेडडीपी क्या है, मान लीजिए आप कोई प्रश्न हल करते हैं गणित का, और आप लोग इतना हल कर पाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग हल कर पाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई सहायता कर दे आपका सीनियर, तो आप लोग उसी मैथ्स में, उसी प्रश्नावली में कुछ एक इतने हल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, चलिए इसको छोड़िए एक मिनट, हाँ दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए आप खुद से अगर गणित पढ़ते हैं, मान लीजिए आप स्कूल में हैं और आप खुद से गणित पढ़ते हैं, तो आप इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं,
लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे साथ में मेरी हेल्प से आप लोग मैथ सोल्व करते हैं, तो आप मान लीजिए थोड़ा ज्यादा पढ़ पाते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया। तो ये जो अंतर होता है वास्तविक वास्तविक विकास का, और ये होता है समीपस्थ विकास क्षेत्र, किसी की सहायता से जो विकास होता है वो, तो इसका जो ये अंतर है, जो ये मतलब एरिया है, जो ये, इसे हम लोग जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जेडडीपी। क्लियर है? जेडडीपी हम लोग इसे कहते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपकी जो कोई सहायता कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। और जो सहायता कर रहा है वो आपसे ज्यादा ही मतलब नॉलेजेबल है ना, तो एम के ओ हम लोग उसे कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। क्लियर है? जोन ऑफ, एक बार लिख देता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये जेडपीडी होगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, क्लियर है। और जेडपीडी समझ में आया। स्कैफोल्डिंग हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। स्कैफोल्डिंग होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं ये जो प्रोसेस हो रही है ना, इसे ही हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। एमकेओ क्या है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ या फिर और कोई कर रहा है, तो वो आपसे ज्यादा ही जानता होगा, तो उसे हम लोग मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। देखिएगा, निम्न में से, एक सेकेंड। हाँ, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास सिद्धांत नहीं दिया है? ठीक है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। पहली बात, तीनों ने अवस्थाएं बताई हैं उसी में कि नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। लेकिन किसने नहीं दिया है? तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, एबिंगहर्स्ट ने दिया है, वाइगोत्स्की ने कोई नैतिक विकास सिद्धांत नहीं दिया, और जीन पियाजे ने दिया है। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में देखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं और स्तर बताए हैं। ठीक है, देखिए स्तर कुछ इस प्रकार से है, अब मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने कुछ 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, 3 स्तर बताए, तो सबसे पहले देखिए 3 स्तरों वाला ऑप्शन कौन सा है? एक तो ये और एक ये, दो में से कोई होगा। उसके बाद में उन्होंने हर एक स्तर में 2 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो टोटल 6 अवस्थाएं हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पूरा का पूरा बाल विकास आपको एक मैराथन क्लास में पूरा बाल विकास पढ़ा दूंगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। जीन पियाजे ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें कुल कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? बताइएगा जरा। जो जीन पियाजे का सिद्धांत था, जो नैतिक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत था, उसमें कुल कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का तो हमने पढ़ा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने टोटल 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई है, लेकिन जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं, बताइएगा। देखिए, ऑप्शन है हमारे पास में 2, 3, 4 और 5। जीन पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई है, 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहली जो अवस्था है वो है परायत नैतिकता की अवस्था, दूसरा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, तो ये अवस्थाएं पूरी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपनी उस मैराथन क्लास में, जब हम लोग बाल विकास को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं, और 19 में है, हेविंग हस्ट ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? हेविंग हस्ट ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? देखिए, हेविंग हस्ट जो थे उन्होंने टोटल 5 अवस्थाएं बताई थी। 2 अवस्थाएं किसने बताई? 2 बताई जीन पियाजे ने। 6 अवस्थाएं किसने बताई? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और 5 किसने बताई? हेविंग हस्ट ने। प्रश्न संख्या 20 देखिए, हेविंग हस्ट का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसमें सुपर ईगो वाले व्यक्तित्व की अवस्था कौन सी होती थी? कि 4 तो यही अवस्थाएं थी, और एक और अवस्था बात करूं तो बीच में आती है, मतलब ये पहली है, दूसरी और तीसरी आती है। तीसरी अवस्था थी परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं आती हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, इनमें से किस अवस्था में सुपर ईगो वाला व्यक्तित्व पाया जाता है? तो वो होता है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। ठीक है, ये याद रखिएगा। सारी की सारी अवस्थाएं हम लोग मैराथन क्लास में पढ़ेंगे पूरा, जब बाल विकास पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पूरे जो विकास के सिद्धांत थे, सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनके हल कर लिए, पूरे सिद्धांत हम लोगों ने देख लिए।
तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के पूरे प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, जहां तक रीट में जितने भी सब्जेक्ट है पूरे के पूरे हम लोग प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। और बात करूं तो हम लोग इसी चैनल पे मैथ्स भी पढ़ते हैं और जो पर्यावरण अध्ययन है उसके भी प्रैक्टिस सेट हम लोग सोल्व करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैराथन क्लास हम लेंगे, पूरी की पूरी साइकोलॉजिस्ट में पढ़ेंगे, पूरी की पूरी जो है मैथ्स है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। कल हम लोग पढ़ने वाले जो शारीरिक विकास है उसके बारे में। तो चलिए मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।